बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के नुकसान, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस हम पढ़ रहे हैं और इसके गेन्स भी थे, लॉस। गेन्स में हमें बैक्टीरिया से फ़ायदा क्या हो रहा था वो देख रहे थे, लॉसेस में देखेंगे कि बैक्टीरिया से नुकसान क्या होता है। तो यहाँ दो तरह के बैक्टीरिया का जिक्र है। बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन में आपको बताया था ना कि बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेटेरोट्रॉफ। जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं ये हमारे लिए ज़्यादा नुकसानदेह है। हेटेरोट्रॉफिक, इसमें जो डिकम्पोजर्स थे वो एक तरफ इनका एक बड़ा अच्छा फायदा था कि ये माहौल को क्लीन भी कर रहे थे और न्यूट्रिएंट को रिसाइकिल भी कर रहे थे। ये माहौल के लिए तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन यही डिकम्पोजर्स जब हमारी स्टोर्ड फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं तो हमारा बहुत बड़ा लॉस होता है। डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय। जो देखें, खुराक, गंदम की मिसाल ले लें, साल भर तो हमारी ज़मीन से प्रोड्यूस नहीं होती। हम अपने जीपी की बात करें तो यहाँ मार्च अप्रैल में काश्तकारी होती है, जुलाई अगस्त में जाके गंदम की फसल कटती है, उसके ग्रेन हम स्टोर करके रखते हैं, फिर साल भर उसको यूज़ करते हैं। लेकिन जिन ग्रेन्स को हमने स्टोर किया ये डिकम्पोज करने लग जाते हैं। इसी तरह गोश्त आप ला के घर पे नहीं रख सकते, ये फ़ौरन डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। दूध को दही में कन्वर्ट करके दूध फट जाता है। जितने भी हम स्टोर्ड फूड रखें वो सब के सब इनकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा लॉस है। बल्कि एक कैलकुलेशन जारी हुई थी कभी, दुनिया भर में 50% फ्रूट इनकी नज़र हो जाता है, इसकी वजह से गल सड़ जाता है। अगर वो 50% फ्रूट गल सड़ता नहीं तो आज हमें तमाम फ्रूट्स आधी कीमत पर मिलते हैं। अंगूर आप खरीदते हैं 500 का किलो, वो 250 में मिल जाता है। तो इसी तरह सब्जियां ये कितनी तबाह कर देते हैं, ये देखें। तो इस बैक्टीरिया के इस एक्शन से बचाने के लिए, अपनी खुराक और दूसरी चीज़ों को महफूज करने के लिए हमें तरह तरह के स्टोरेज टूल्स, इक्विपमेंट्स और टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ेगी। फ्रिज खरीदने की ज़रूरत ही नहीं होती अगर ये ना होता। अब फ्रिज खरीदना भी महंगा, उसको मेंटेन करने के लिए बिजली का अलग रोना धोना, उसकी प्रॉपर सफाई, ये वो कितना दर बदर कर दिया। वरना हम चीज़ों का टाल लगाते, महफूज रहती है ऑटोमेटिकली। इनसे ख़राब होती हैं, वरना ख़राब नहीं होती, ज़्यादा ख़राब होने के चांस नहीं है। निज़ाम मैं यही कह रहा हूँ, माहौल के लिए तो ये बहुत मुफीद है, लेकिन ज़ाती तौर पर, इसीलिए कहा था ना शुरू में, ज़ाती मफाद और इज्तमाई मफाद हमारे लिए ये नुकसानदेह है। न सिर्फ फूड बल्कि अगर यूजफुल थिंग्स, हमारी और भी कई चीज़ें हमें जो मुफीद हो सकती है। मसलन लकड़ी, वो गला सड़ा के ये ख़त्म करते हैं। आप कपड़े लंबे अरसे तक महफूज नहीं रख सकते। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है उसको ये डिकम्पोज करते हैं। तो इनसे हमारे लिए ये नुकसान है। एक नुकसान तो ये। दूसरा, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया की दूसरी शक्ल कौन सी थी? पैरासाइट्स, जो दूसरों से हासिल करते थे। और इन पैरासाइट की एक टाइप को कहा जाता है पैथोजेंस। Pathogens are the parasite which cause diseases in their host. जो अपने होस्ट को बीमार करे उनको पैथोजेंस कहा जाता है। और ये पैथोजन ह्यूमन के, हमारे अपने भी हैं, हमें भी बीमार कर देते हैं। हमारे जानवरों को, खास तौर पर पालतू जानवर जिन पर हम रिलाई करते हैं खुराक के लिए, किसी से दूध लिया जाता है, किसी से गोश्त लिया जाता है, किसी से अंडे लिए जाते हैं, इनको ये बीमार कर देते हैं। इसी तरह क्रॉप्स, ये फसलों को भी तबाह करते हैं। बीमारियां हैं, पोटैटो ब्लाइट और लीफ रॉट, पोटैटो एप्पल स्केप, ये तरह तरह की बीमारियां हैं जो पौधों के, किसी के फल को ये नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के रूट को, किसी के लीफ को, किसी के तने को। तो ये हमें दर बदर करा है। तो सर, जो मतलब हम कहते हैं ना कि दरख्त सूख जाते हैं, फ्रूट के जो जड़ से उखड़ जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। सिर्फ ये वजह नहीं है। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। दरख्तों ने भी तो अपना इंतजाम किया होता है ना।
आप बहुत सारे बड़े पुराने दरख्त देखें, जब तक उनका छिलका इंटेक्ट है कोई जरासीम अंदर दाखिल नहीं हो सकती। लेकिन अगर कहीं कट लग जाए तो वहाँ से वायरस भी जा सकते हैं, ये बैक्टीरिया भी जा सकते हैं, फंजाई भी जा सकते हैं, फिर वो लकड़ी सड़ना शुरू हो जाती है अंदर से। तो आपने देखा वो बेत के दरख्त खास तौर पर स्कर्दू में जो बहुत पुराने हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले हो चुके, ये इन्होंने किया है। इनका कंट्रीब्यूशन है खालिश इन्होंने नहीं किया, फंजाई भी गए हैं उधर, ये भी गए हैं। तो इस तरह जो गल सड़ जाते हैं ना, इसकी जिम्मेदारी है। बाकी रूट से उखड़ने की मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, मसलन तेज़ हवा की वजह से हो सकता है, या बहुत अरसा पानी खड़ा रहे, या सॉइल एरोजन हुई है, तो रूट से उखड़ने की वजूहत नहीं हो सकती। तो अब यहाँ से बात खत्म हो गई, लेकिन एक और मैं आपसे सवाल पूछूं, बैक्टीरिया के फायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा है? फायदे ज़्यादा है। बस मैनेज करने की ज़रूरत है। यानी ये बीमार भी कराते हैं, हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसका हमने हल निकाला है ना, लेकिन उस काम को नहीं छेड़ा जो नेचर के लिए ये कर रहे थे। तो बैक्टीरिया को होना चाहिए, बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब आते हैं एक और पहलू की तरफ इनके, वो है बैक्टीरियल फ्लोरा। पहले एक लफ्ज के माने बता दें। एक होता है फ्लोरा, एक होता है फाना। ये फ्लोरा और फाना से क्या मतलब? किसी खास इलाके में पाए जाने वाले एनिमल्स को, मजमूई तौर पर जो एनिमल पाए जाते हैं वो फाना कहलाता है, प्लांट जो पाए जाते हैं उनको फ्लोरा कहलाता है। बैक्टीरिया क्योंकि किसी जमाने में टू किंगडम सिस्टम में प्लांट किंगडम का हिस्सा है, इसलिए कहीं पर बैक्टीरिया हो तो उसको बैक्टीरियल फ्लोरा कहा है। हालांकि ये अब प्लांट का हिस्सा नहीं है, फ्लोरा खास तौर पर प्लांट्स के लिए। अब यहाँ बात आ रही है नेचुरल फ्लोरा या बैक्टीरियल फ्लोरा। इससे मुराद है हमारे जिस्म में बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे दोस्त बनकर जिस्म में रहते हैं, उनको नेचुरल फ्लोरा कहा है। दोस्त बनकर रहने वालों की अजीब एक फिगर बताई गई, 10 टाइम्स मोर, यानी हमारे जिस्म में, हमारे वजूद में जितने सेल्स हैं, हमारे अपने सेल्स, उनके मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बैक्टीरियल सेल्स हमारे साथ हैं। अजीब बात नहीं है? इसका मतलब हमारा अपना वजन, ओरिजिनल वजन से 10 गुना ज्यादा तो बैक्टीरियल वजन रखते हैं बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कहाँ पाएगा? जो सुटेबल जगह होगी। बैक्टीरिया के लिए पानी जरूरी है, या तो स्किन में पाए जाएंगे, लेकिन स्किन के सुपरफिशियल नहीं, यहाँ तो ड्राई है ना स्किन, अंदर जो वेट स्किन है उधर पाए जाएंगे। स्किन इनकी पसंदीदा जगह है। डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज़्यादा पसंदीदा जगह है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत सारी जगह अलग अलग स्पीशीज के लिए मखसूस हैं। नाक में कोई रहता है, हलक में कोई रहता है, ट्रेकिया में कोई रहता है, नीचे लंग्स तक ये पाए जाते हैं। इसी तरह आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये पाए जाएंगे, और जहां भी समझो पानी काफी है या हलचल रहती है, उधर सबसे ज्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम में है। और यूं ये क्योंकि सिम्बायोटिक हैं, इसलिए हमें इनसे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदे हैं। अब वो फायदों की इतनी लंबी लिस्ट बताई गई है, मैं खुद उकता दिया कि ये इतना हम डिस्कस करें, बेहतर होता हम समराइज करके बात करते, बाहर कोर्स में शामिल हो चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं ये बैक्टीरिया हमारे लिए क्या करते हैं। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लंबा है, 30 फुट का है ह्यूमन का, और उसमें दांतों में और बैक्टीरिया है, हलक में और हैं, एसोफेगस में और हैं, हर एक ने जगह बांटी हुई है, स्टमक में और हैं, इंटेस्टाइन में और हैं, आखिरी एंड तक अलग अलग स्पीशीज रहती है। यहाँ बैठ के ये ओवरऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस को बेहतर करते हैं, यानी खुराक को हजम करने में भी हेल्प करते हैं, खुराक को आगे चलाने में भी ये हेल्प करते हैं। और अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई खतरनाक जरासीम आ जाए तो उसको मारने में मदद करते हैं, यानी हिफाजत भी करते हैं, काम भी करते हैं। डाइजेशन का काम, कोई विटामिन बनाता है इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में, विटामिन के, विटामिन B12। जी सर, ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, तो ऐसा होता है कि जिस तरह हमें इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी होती है, बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी और इसकी बैक्टीरिया की डेफिशिएंसी हो सकती है,
ये जो आपने सुना होगा, आगे डिस्कशन में आएगा, वैसे आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देने को ज़्यादा पसंद नहीं करते, मजबूरी में देते हैं। क्यों? उस एंटीबायोटिक की वजह से न सिर्फ हमारे दुश्मन बैक्टीरिया मरते हैं बल्कि ये दोस्त भी मर जाते हैं, जिसके बाद फिर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इनकी कमी से भी हमें नुकसान होता है। इनकी भरपूर तादाद में होना ज़रूरी है, इसलिए इनकी केयर करने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं कि हमें बिला वजह दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी चाहिए, या एक्सपर्ट की राय के अलावा, जिसको हमने एक लफ्ज़ रखा हुआ ना, टोटके इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये, या सेल्फ मेडिकेशन भी कहते हैं, खुद इलाज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन के प्रोसेस को भी स्मूथ कर देते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड को भी स्मूथ कर देते हैं, ज़रूरी वाइटामिन्स भी ये बनाते हैं, और अगर इस डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई पैथोजन आ जाए तो उसके खिलाफ हमें डिफेंड भी करते हैं। ये एक काम हो गया। दूसरा, इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम के साथ खड़े होकर हमारी बॉडी को, ओवरऑल बॉडी को डिफेंड भी करते हैं। इनमें से बहुत सारे वो हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम से पहले एक्टिवेट हो जाते हैं, और वो जाकर हमारे इम्यून सिस्टम को भी एक्टिवेट करके, उसकी असिस्टेंस करके हमें बीमारियों से बचाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको, बल्कि आपकी क्लास में तो मैंने नहीं कहा था, इम्यूनिटी सेकेंड ईयर में है ना, इम्यूनिटी एक चैप्टर है सेकेंड ईयर में, वहाँ मैंने बताया था हम जरासीम के समंदर में हैं। यानी जिस तरह आप पानी में डूबे तो पूरा आपका वजूद पानी में डूब गया ना, इस तरह ये जो फजा है हमारी, ये जरासीम से भरी पड़ी है। हम उस जरासीम के समंदर में खड़े हैं, तो ये जरासीम हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते? अंदर से इतना इंतजाम है। ये बैक्टीरिया दोस्त, हमारे दोस्त हमसाया, ये भी डिफेंड करते हैं, इम्यून सिस्टम भी डिफेंड करता है। जब जब ये सब हावी रहते हैं, हम ठीक हैं। जिस दिन ये इनमें कमजोरी आ गई, उस दिन हम बीमार हो। जी भैया। सर, ये बैक्टीरिया एज ए रिसेप्टर काम कर सकते हैं? रिसेप्टर क्या मतलब? मतलब कोई सिग्नलिंग का जो सिग्नलिंग का भी करते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको सिग्नलिंग कैसे करते हैं। तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने और हेल्प करने, दोनों काम ये करते हैं। बाज़ औक़ात डाइजेस्टिव सिस्टम में खास तौर पर अंदर तह बनाकर पैथोजेंस को रोकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो आपकी बात को मैं पहले बताता हूँ, मूड एंड ब्रेन हेल्थ। ये अजीब सी बात है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक कर दिया गया है। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कुछ होता है उसका असर दिमाग पर पड़ता है, उसी हिसाब से आपका मूड चेंज हो जाता है। मसलन एक चीज़ आप जानते हैं, फर्ज करें किसी ऐसी जगह है जहां आपको रफा हाजत की जरूरत पड़ती है, मौका नहीं मिलता था, कितनी बेचैनी, मूड आपका चेंज हुआ कि नहीं? एक्सप्रेशन चेंज हो गए, परेशान है, गहरी सोच में है, क्या करें? तो यहां पर अब एक और बात भी बताई गई, इस मूड को चेंज करने में कुछ बैक्टीरिया का भी किरदार है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है। मसलन बहुत सारे बैक्टीरिया नेगेटिव मूड को ऑफ भी कर सकते हैं। गैस प्रोड्यूस कराई, गैस वो डिफ्यूज होकर नर्वस सिस्टम में गई, आपका मूड ऑफ हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी और पता नहीं कहाँ चले गया। गैस प्रोड्यूस नहीं कराई, जो भी वेस्ट या इस तरह की साइड इफेक्ट वाली चीज़ें प्रोड्यूस हुई, इन बैक्टीरिया ने इस्तेमाल किया, ब्रेन तक वो नेगेटिव सिग्नल्स नहीं गए, तो आप खुश हैं, मूड ठीक है, ब्रेन ठीक है, ब्रेन की हेल्थ ठीक है। तो रहते डाइजेस्टिव सिस्टम में है, लेकिन इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है? ब्रेन के ऊपर, नर्वस सिस्टम पर। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। अब इनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया वो हैं जो फिजिकली हमारे जिस्म में, खासतौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदरूनी लेयर को कवर करके या रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेयर को कवर करके जरासीम को इन होने से रोकते हैं। हाथ पकड़ के खड़े हैं, जो भी जरासीम आता है उसको आगे बढ़ाओ, अंदर दाखिल होने नहीं देते। इस तरह से इम्यून सिस्टम को एक और तरह से भी ये हेल्प करते हैं। पहले तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते थे, असिस्ट करते थे, यहाँ फिजिकली दीवार बनाई इन्होंने, और उस दीवार को ये नेगेटिव जोड़ नहीं सकता। हाँ, कभी कभी इनका भी मूड खराब हो जाता है, दवाइयाँ और उल्टी सीधी एक्टिविटी की वजह से या अंधाधुंध खुराक खाने की वजह से
समटाइम्स ये बैक्टीरिया अगर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से दूसरी जगह पहुंचे तो वहां ये नेगेटिव असरात शो करेंगे। यानी जिनको मुंह में रहना था, मुंह से अगर आगे गए स्टमक में पहुंचे तो स्टमक को ये डिस्टर्ब करेंगे। तो कभी कभार ये बिखर भी जाते हैं, लेकिन वो हमारी हरकतों की वजह से होते हैं, अदरवाइज नहीं। सर, ओवर ईटिंग का इन बैक्टीरियाज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? नहीं, ओवर ईटिंग का इन पर तो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अलबत्ता मैंने जो खुराक के जिक्र किया, हम क्या खा रहे हैं ये है। मसलन आप स्पाइसी चीज़ें खाने के शुरू से आदी हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितने ये जंक फूड्स हैं ये बैक्टीरिया को मुतासिर कर सकते हैं, नेचुरल फ्लोरा को ये मुतासिर करते हैं। जंक फूड से इसीलिए डॉक्टर्स मना करते हैं। लेकिन क्या करें, मार्केटिंग आजकल के दौर की दुनिया को अजाब में डाला हुआ है। मार्केटिंग में लोगों ने इतना उसको ग्लैमराइज करके शो कर दिया है कि हम उसी तरफ न चाहते हुए भी मुतवज्जह हो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं। फूड पॉइजनिंग तो ये है कि आपने ऐसी खुराक खाई है जिसमें बैक्टीरिया आ चुके हैं, डिकम्पोजर बैक्टीरिया। वो मसलन दोपहर को बनाया हुआ खाना गर्मियों में आप रात गए खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग होगी। वहाँ जाकर डिकम्पोजिशन हुई तो एक तो बाई प्रोडक्ट बनी है, दूसरा वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया गए हैं जो फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करेंगे। तो उसका हल एक तो मेडिकल हल है कि जो खुराक है उसको किसी तरह से सक करके बाहर निकाल के फेंक दिया जाए। नेचुरल हल ये है कि मोशंस लग जाते हैं या वॉमिटिंग होती है तो वो जो खुराक है उसको वजूद से साफ किया जाएगा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लेकिन ये वॉमिटिंग प्लस जो डायरिया है, इससे न सिर्फ वो हार्मफुल मटेरियल बाहर जाता है बल्कि यूजफुल मटेरियल्स भी ज़ाया हो जाते हैं, विटामिन ज़ाया हो जाते हैं, मिनरल ज़ाया हो जाते हैं, पानी ज़ाया हो जाता है। इसलिए ORS या ओरली रिहेबिलिटेटेड सॉल्ट्स उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो वो साइड इफेक्ट भी खत्म होगा। ठीक हो गया। इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। इसको 2 दफ़ा हेडिंग में बताया गया है, मैं एक साथ। बैक्टीरिया हमारे जिस्म की, ये वाले बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है, हमारे जिस्म की ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें भी बनाते हैं। मसलन मैंने कहा था विटामिन K ये बनाते हैं, विटामिन B12 ये बनाते हैं, बायोटीन ये बनाते हैं और ETC। इसी तरह कुछ खास टाइप के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कहते हैं इनको, ये भी बनाते हैं। मसलन ब्यूटायरेट 4 कार्बन की चेन पर मुश्तमिल एक फैटी एसिड है। फैटी एसिड से कुछ याद आया? लिपिड्स ग्लाइसरोल और फैटी एसिड से बनते थे ना। फैटी एसिड में इवन नंबर में कार्बन होते थे जिनकी मैक्सिमम तादाद कितनी बताई थी? 30। तो ये छोटे जो फैटी एसिड्स हैं ये बनाने में हेल्प करते हैं। इनको फौरन इस्तेमाल किया जा सकता है, इजी टू यूज। तो इस तरह के यूजफुल सब्सटेंसेस भी ये हमारे लिए बना सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हेल्थ, रिप्रोडक्टिव या एक्सक्रीटरी सिस्टम कह लें, इसकी हेल्थ को मेंटेन करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहेंगे हम इसको, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के इंटरनल इन्वायरमेंट को ये एसिडिक बनाते हैं या उसकी pH वैल्यू को डाउन करके एसिडिक बनाएंगे तो वहां हर कोई जरासीम नहीं आ सकता। या यूं कहें हमारे जो ओपन पार्ट्स हैं, मुंह है, नाक है, आंखें हैं, कान है, इधर से जरासीम जा सकते हैं। तो इधर भी ये ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो वहाँ की pH को आल्टर करते रहते हैं, pH को चेंज करते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई भी नापसंदीदा जरासीम इंक्लूडिंग अदर हार्मफुल बैक्टीरिया वो इसमें इंटर नहीं हो सकते। तो ये क्योंकि बैक्टीरिया की बड़ी तादाद pH के लिए बड़ी सेंसिटिव है। इसके अलावा एक और काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। ये भी खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में जो बैक्टीरिया है, बेटा ये आपने सवाल भी किया था, इसी से रिलेटेड है। टॉक्सिक मटेरियल अगर जिस्म के अंदर जाए तो उसको फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन हमारे जिस्म में भी इंतजाम है, लिवर में ले जाके उसको जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जरिए डिटॉक्सिफाई किया जाता है। लेकिन बैक्टीरिया की भी एक कैटेगरी है
जो इनके जहरीले असरात को ये डिकम्पोज करके उसके जहरीले असरात को ख़त्म कर देते हैं। जी सर, अगर हमारा लीवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है तो सर अगर किसी इंसान को पॉइजन मिले लेकिन वो कम मकदार में हो तो बेअसर हो सकता है। ये पॉइजन्स की अक़साम है, ये भी आप इम्यूनिटी में पढ़ेंगे गालिबन, इम्यूनिटी में। या एंजाइम के लिए जिक्र किया था ना, वेनोम है, साइनाइड्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, पॉइजन्स हैं, कैटेगरीज बनी हुई इनकी। जो शदीद नेचर के हैं या हाईली टॉक्सिक हैं, उनके सामने तो हमारा जिस्म बाज़ औक़ात नाकारा हो जाता है, और जो हल्के फुल्के हैं उनको ये कंट्रोल कर सकता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी होगी, लिवर तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन लिवर का काम एफिशिएंट नहीं रहेगा। जब इसकी पोटेंसी ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, शिद्दत ज़्यादा हो, तो उस पर काबू नहीं पा सकता। लिवर तो अपनी रफ्तार से काम कर रहा है ना, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉक्सिन है। हल्के फुल्के तो उसी वक्त हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन जो शिद्दत के हैं उससे थोड़ा असर होता है, फिर हम ठीक हो जाते हैं। बाज़ तो इतने शदीद हैं कि कहते हैं कि आदमी को जायका बताने की फुर्सत नहीं मिलती, जग के इतना कहने की मोहलत नहीं मिलती है कि इसका जायका कैसा था, इतने क्विक है, तो वो फिर इसके लिए नाकारा होता है। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड वेट मेंटेनेंस। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे एंजाइम की भी मदद करते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, रिएक्शंस, यानी बड़े मॉलिक्यूल टूटते हैं, छोटे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंजाइम की मदद से। तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं अंदर, और मेटाबॉलिज्म को ये स्पीड अप कर सकते हैं या मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। इसी तरह वेट गेन एंड वेट लॉस, इसको भी रेगुलेट करते हैं। एज के हिसाब से होता है। मैं उम्र भर इस ख्वाहिश में रहा कि काश मैं थोड़ा सा मोटा हो जाता, नहीं हुआ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब मैं 2001 में इधर आया था, उस वक्त 48 kg का था, इतना सूखा हुआ। मैं कोशिश करके खा के पता नहीं कौन कौन सा टोटके अपनाए, वजन नहीं बढ़ा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पेट कम हो जाए, वजन बढ़ता है। खाना मैंने बिल्कुल हाफ कर दिया है। तो ये बैक्टीरिया है जो एज के लिहाज से, कंडीशंस के लिहाज से एक्टिव हो जाते हैं। कभी वजन बढ़ने में मदद देते हैं, कभी वजन को घटाने में मदद देते हैं। तो इनकी एक कंट्रीब्यूशन है वेट लॉस एंड वेट गेन, दोनों में इनकी कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। ये तो पहले बता दिया ना, ये इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट भी कराते हैं, खुद भी जो टॉक्सिक या पैथोजेंस हैं उनके साथ मुकाबला करते हैं, जिस तरह रोकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंटीबायोटिक। ये भी बड़ी अजीब बात है। एंटीबायोटिक्स आपको मालूम है दवाइयों की एक टाइप है। एंटीबायोटिक हम जब इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं ना, मसलन किसी को मोशन लगते हैं, किसी को कुछ, ये मरम्मत करते हैं बाद में। यानी अगर किसी एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट हुआ तो बैक्टीरिया उसको मेंटेन करने में मदद करता है।